नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 20 जुलाई 2023 और कल सीजीएल का एग्जाम था। फोर्थ शिफ्ट का एनालिसिस हमने नहीं करा पाया था आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम के समय जो है एक अदर वीडियो सीरीज भी चलती है, तो वो वीडियो भी पोस्ट करना पड़ता है, तो टाइम नहीं बचती है ना। तो ये फोर्थ शिफ्ट का वीडियो हम अगले दिन कराते हैं। तो कल का फोर्थ शिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है मिल गए हैं, तो सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। तो देख लीजिए, जिनको भी एग्जाम देना है ना, फायदा ही करेगी। जहाँ तक सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैं पढ़ाता हूँ, ये तो आप भी जानते हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी कारगर होते हैं। नोट सिर्फ इस वाली सीजीएल, आप आगामी दिन में जो भी एग्जाम देंगे, जहाँ जहाँ जीके जीएस पूछी जाती है, हर जगह आपको काम आएगी। विश्वास करके देखिए, अगर नए हैं तो जो पुराने बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। पहला जो एक प्रश्न पूछा गया था कल फोर्थ शिफ्ट में, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात के किस जिले में मनाई जाती है। अब अधिकांश बच्चे जो मेरे से जुड़े हैं वो मोढेरा तो समझते हैं कि कहाँ पे है ना, लेकिन ये जिला समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। तो ये मेहसाना में है भाई, है ना। मोढारा जो डिस्ट्रिक्ट है, मोढारा जो गांव है, ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, और वहाँ पे मोढेरा नामक फेस्टिवल भी पूछा जाता है। मैंने आपसे एक चीज़ बताया है कि भाई क्वेश्चन वही एग्जाम में आते हैं जो किसी न किसी कारण से, है ना, फेमस हुआ हो, या तो अच्छाई को लेके या फिर बुराई को लेके, है ना। तो मोढेरा अभी अभी हाल में जो है 24x7 सौर ऊर्जा संचालित इंडिया का पहला गांव बना है। तो जब से ये पहला गांव बना है तब से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। कभी सूर्य मंदिर पूछा जा रहा है, कभी इंडिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन हुआ, और आज मोढेरा फेस्टिवल पूछा गया। मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है, ये ध्यान रखेंगे। सूर्य मंदिर कोणार्क में भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो उड़ीसा के अंदर है। पालीताना का जैन मंदिर, ये भी गुजरात के अंदर है। रानी की वाव, ये भी गुजरात के अंदर है, यूनेस्को में शामिल है रानी की वाव, जैसा कि आप जानते हैं। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के केवड़िया में है, और इसे जो है 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, ये गुजरात के अंदर स्थित है, और किस लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए फेमस है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गुजरात के अंदर बंसदा नेशनल पार्क भी है, तो इसे भी ध्यान आपको रखना है। गुजरात के अंदर भावनगर में सीएनजी टर्मिनल की भी स्थापना की गई है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। गुजरात के भावनगर में ही नमक अनुसंधान केंद्र है, तो इसे भी बात आपको ध्यान रखना है। गुजरात के आनंद जो है डेयरी उद्योग के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए भी बात आपको ध्यान रखना है। गुजरात में ही कच्छ की रण है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ गुजरात। अच्छा, काठियावाड़ी, काठियावाड़ी भाषा जो है ये आपके गुजरात में ही बोली जाती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तटीय राज्यों में सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाली राज्य ये भी गुजरात है, ये बात भी ध्यान रख लीजिए, तो कोई बुरा थोड़ी है, काम ही आएगा भाई। इसके अलावा किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, मैंने आपको बताया है, स्वराज की पूर्ण अधिवेशन में मांग और स्वराज का प्रयोग, ये दोनों अलग अलग चीजें बंधु। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछ दिया, पता नहीं सुनते रहते हैं कान लगा के। ठीक है, किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो 1906 कोलकाता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, जिसमें स्वराज शब्द की जो है एक वर्चुअल मतलब एक आम वे में मतलब प्रयोग किया गया, है ना, सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये शब्द उजागर हुए, ये कहां पे हुए, कोलकाता में। लेकिन स्वराज की मांग कहां पे की गई, लखनऊ अधिवेशन 1929 के अंदर, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कब होती है, 1885 में। कौन करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन है, इनके जो है संस्थापक किसे माने जाते हैं, तो A.O. ह्यूम को माने जाते हैं, कांग्रेस संस्था की जो है संस्थापक। ठीक है, इसके अलावा कांग्रेस के 1916 की जो अधिवेशन होती है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा, उसमें क्या क्या गुल खिलता है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो है एक मिल गए थे। साथ ही साथ नरम दल और गरम दल, ये दोनों अलग हो गए थे 1907 में, बिछड़ गए थे। ठीक है, और दोनों फिर से कहां पर एक हो गए, तो ये हो गया आपका लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई ये गरम दल और नरम दल को एक करने में किसका योगदान रहा, तो एनी बेसेंट और तिलक लगाइएगा, है ना, अंबिका चरण मजूमदार नहीं लगा दीजिएगा, गलती हो जाएगी। इसके अलावा जो आपका आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन पहले एसएससी बहुत पूछता था, लेकिन बहुत दिन से ये स्लैब में क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है इस लैंग्वेज में, कि आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने संभाले थे, कौन थे, तो भाई JV कृपलानी जो है आजादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता संभालने वाले जो है शख्स हैं। इनके अलावा इससे जस्ट पहले जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष 3 साल या 4 साल तक रहे थे, जो हमारे देश के आगे चलकर जब स्वतंत्र हुए हम, तो प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे राष्ट्रीय शिक्षा
दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है शरीर निर्माण के लिए? भाई बॉडी बिल्डर किसे कहा जाता है? व्हिच इज एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग? तो बॉडी बिल्डर प्रोटीन को कहा जाता है। जैसे आपने प्रोटो एक्स एक दवाई आता है जिनको मसल बनाना है, वो बच्चे लोग खाते हैं, एक एंडोरा मास आता है, ये सब क्या है? ये प्रोटीन की चूर्ण है। ये सब क्या है? प्रोटीन की चूर्ण है भाई, है ना। तो भाई इसमें जो है आप अगर उसके पीछे क्वेश्चन देखोगे क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें मिला हुआ है, तो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहेगी। मानव शरीर में प्रोटीन को देह निर्माता कहा जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकर नामक बीमारी हो जाती है ना। ये बात मैंने आपको बताया है। इसके अलावा गांव घर में आप देखेंगे जो आपका ये रहता है ना कुपोषण टाइप से, कि भाई पेट जो है बहुत आगे निकल जाते हैं कई सारे बच्चे की और शरीर एकदम पतले होते हैं, तो क्या जस्ट लाइक एक कुपोषण बोल देते हैं हम आम भाषा में। इसका मेन फैक्टर है कि उनको प्रोटीन जो है जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर की जो है ऊर्जा का मुख्य साधन है। मैंने ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपका 4.2 कैलोरी 1 ग्राम में देता है, और वसा जो है 9.2 के समथिंग जो है कैलोरी ऊर्जा जो है आपको प्राप्ति देता है शरीर के अंदर। ठीक है, किसी भी एथलीट को अगर तत्क्षणिक ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज वाला फैक्टर होता है ये आपको तुरंत लेना चाहिए। ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी रिड्यूस करता है। इसके अलावा विटामिन जो है ये उपापचयी प्रक्रम जो इंटरनल प्रोसेस है उनके लिए आवश्यक है। विटामिन कोई भी ऊर्जा हमें नहीं देता है, खनिज फाइबर कोई भी ऊर्जा नहीं देता है, जल भी कोई ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मोनोसैकेराइड होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। इसके अलावा 100वां जल घर मिशन, 100वां हर घर जल मिशन वाला गांव कौन बना है? तो भाई ये चंबा बना है जो आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, एचपी, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला जिला जो है ये बुरहानपुर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे एमपी के अंदर। ये महाराष्ट्र से सटा हुआ जिला बुरहानपुर एमपी के अंदर, महाराष्ट्र इसके बाद लग जाता है। इसके अलावा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा, इसे भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है, आने वाले शिफ्ट के लिए। भारत का पहला जैविक राज्य अपना सिक्किम बना था। भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड बना था, है ना। भारत का पहला डिजिटल राज्य केरल बना था। भारत का पहला डिजिटल यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर बना था। तो ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा अगला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन कब लागू हुई? भैया 42वां संविधान संशोधन तो अब तक हमारे ख्याल से रात को 2 बजे आपको उठा के पूछेगा तो 5-10 मिनट तो भाषण दे सकते हो अगर मेरे से जुड़े हुए तो। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है ये कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके अलावा इसके तहत ही 10 प्रकार के जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया जाता है, मौलिक कर्तव्यों को। साथ ही साथ अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी, ये तीनों शब्द को भी जो है ऐड किया जाते हैं संविधान के अंदर। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इसके अलावा 44वां संविधान संशोधन एक इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है। ये आपका 1978 में होता है। संपत्ति के अधिकार जो पहले फंडामेंटल राइट के अंतर्गत वर्णित था, आर्टिकल 31 कवर करते थे, अब जो है इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है और आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। अच्छा बंधु, कल एक बच्चे ने कमेंट किया है कि क्या इतना डीपली बताते हो, इतना तो बुक में भी नहीं रहता है। ऐसे मतलब उनके इंप्रेशन कुछ अलग है, जैसे कि मैं इनका कमेंट पढ़ पा रहा हूँ कि क्या इतना बताते हो, इतना तो बुक में भी नहीं रहता है। पढ़ाने मतलब जो आया एग्जाम में सीधे सीधे बताओ ना, मास्टर क्यों बना रहे हो? तो भैया आप जो है, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कहीं और चले जाइए जहां आंसर मिलवाता हो या फिर फालतू के कंटेंट देते हो। मैं सिर्फ एनालिसिस बहाना है, मैं सब दिन बताता हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने आया हूं और मैं पढ़ा के ही मानूंगा। इसीलिए जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो मुझे जितना आता है उतना उनको उतना आना चाहिए, बस मेरी यही मोटो है ना। और जितना मैं जानता हूं जरूर बताऊंगा। अगर आपको अप्रिय लगता है तो माफी चाहता हूं, है ना। ठीक है भैया। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना बता दिया। भैया कहाँ रखा है संपत्ति के अधिकार को? वर्तमान में 300 में जो विधिक अधिकार कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है, तब से लेके मौलिक अधिकार 7 में से वो घट गया तो 6 गो बचा है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 तक के आर्टिकल के बीच में वर्णित है और यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल कानून अधिनियम से संबंधित है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। भाई जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? तो इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है ना। इसके अलावा जीएसटी कब लागू हुई थी? 2017 में लागू हुई थी। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? असम में लागू हुई थी। जीएसटी के स्लैब अपने पास कितने हैं? 4 हैं, 5, 12 और 18 और 28 है ना। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जीएसटी से संबंधित आर्टिकल 279 ए है। जीएसटी परिषद इसे कहते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के वित्त मंत्री होते हैं।
102वां संविधान संशोधन किससे है? और अदर बैकवर्ड कास्ट से, ओबीसी से। ओबीसी के वर्तमान में जो ओबीसी वाला संस्था है ना, वो राष्ट्रीय अनुसूचित अदर बैकवर्ड कास्ट वाला जो है आपका ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं। तो इनके जो संस्था है, इनके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं गंगाराम अहीरे हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस समझते हैं आप, जो सामान्य वर्ग के लोग जो इस दायरे में आते हैं उन्हें ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, जो कमजोर वर्ग के होते हैं आर्थिक रूप से। इनके अलावा 104वां संविधान संशोधन में इनमें दो चीज किया गया, एक तो SC ST जिनको आरक्षण में जो है बढ़ोतरी कर दिया गया, लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के अंदर जो है 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन की प्रथा थी कि भाई आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट एगो दूगो लोकसभा में, 333 के तहत जो है विधानसभा के अंदर गवर्नर एगो जो डिप्यूट करते थे एंग्लो इंडियन, है ना, इनकी समाप्ति कर दी। एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? आप लोग बखूबी जानते हैं ना एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा गोदावरी नदी की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इस प्रकार से कुछ प्रश्न आया है कि गोदावरी की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न देखने को मिला है ना। या फिर ये बताया गया है कि कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गोदावरी ऑप्शन में दिया गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। बहरहाल मैं आपको पूरा डाटा दूंगा गोदावरी नदी के ऊपर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्रिमकेश्वर से उद्गम होती है और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है ना। इसके अलावा गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, ये बात आप भी जानते हैं। और दक्षिण की गंगा अगर कहेगा तो कावेरी नदी हो जाएगा। और कावेरी नदी कहां से निकलती है? तो ये आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। 2 करोड़ बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है ना। सहायक नदी गोदावरी की नहीं पूछी गई थी, गोदावरी ऑप्शन में दिया गया था। और ये बोला गया था कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसा कि मैं बच्चे से यहाँ पे व्हाट्सएप की मैसेज पढ़ पा रहा हूँ, है ना, जो व्हाट्सएप पे सेंड किए सभी क्वेश्चन, है ना। बंगाल की जो बता दिया मैंने भाई, कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। और ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्रिमकेश्वर से। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। नासिक में भी कुंभ मेला लगती है, 4 में से एक जगह नासिक भी है ना। भोलेनाथ की जो है बहुत बड़े यहाँ पे स्थान है जिनका त्रिमकेश्वर नाम है ना। दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिणी गंगा कावेरी। कावेरी कहाँ से? तो आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, राइट। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, गंगा है, ठीक है। अब मैंने इसका एक कोड बना के आपको दिया था समगुक का। भले आपको कितना भी खराब लगे ये सुनने में, लेकिन आपको भाई नंबर दिलाएगा ये स म गो क का। ये क्या होता है? स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गंगा हम जोड़ देते हैं, क्योंकि गंगा जो है भारत के बाहर बांग्लादेश में जाने के बाद बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां बता ही दिए। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, ये सब अरब सागर में गिरने वाली नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और महानदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलता है आपका कृष्णा नदी, है ना। कृष्णा नदी जल विवाद में आप संबंधित है, कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन काफी जो है पीसीएस लेवल तक में भी आ जाता है कि कृष्णा नदी विवाद में जो है कौन कौन से स्टेट जुड़े हुए हैं। तो भाई जहां से बहेगा वही स्टेट जुड़ेगा, है ना। अब आपका घर हमारे घर के सामने है, ये नहीं तो कभी झगड़ा होगा जी, या कभी दोस्ती होगा? नहीं होगा ना भाई, क्योंकि बहुत दूर घर है। मिलना जुलना होगा तब ना झगड़ा दोस्ती होता है, जब मिलवे नहीं करेंगे ना तो झगड़ा होगा ना दोस्ती होगा, है ना। तो भैया कृष्णा नदी जो है इनके विवाद किनके बीच है? जहां से गुजरेगा तो कृष्णा नदी कहां कहां से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश के बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण शिकागो में कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था। उसी दिन, उसी ईयर में जो है गांधी जी आपका दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो दोनों चीज आप एक ही साथ याद रखे, ज्यादा बेटर है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में जो है 97 में, है ना, विवेकानंद साहब किए थे। इसके अलावा विवेकानंद साहब का कोट तो पता है ना, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक जो लक्ष्य को आपने चाहा है वो प्राप्ति ना हो जाए, है ना। ये इन्हीं का कोट है भैया, है ना। ये जो है बहुत सारे कोट विवेकानंद साहब के मिल जाएंगे, पढ़िए, मोटिवेट जो है देता है, अंदर से एनर्जी जरूर देता है इनका कोट। और अब्दुल कलाम आजाद साहब जो है ना, इनका भी कोट जो है बहुत एनर्जी देता है अंदर से भाई, जैसे कि मैंने फील किया हूँ। ईस्ट द ईस्ट द वेस्ट, इस प्रकार की पुस्तक का नाम है। कर्मयोगी भी है, एक राजयोगी भी है, विवेकानंद साहब की जो है प्रमुख पुस्तकों में से है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। आपसे पूछा गया है कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कब से स्टार्ट हुई? अब लीजिए, है ना, तो वहां पे महीना दे रखा था, तो ये जुलाई 2022 यानी 28 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ। कॉमनवेल्थ गेम की भी इतिहास मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आज भी बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम का पुराना नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम हुआ करता था। ये गेम उन लोगों का है जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के जो है मतलब अधीन रहा है। इसमें कुछ अपवाद भी है, इक्का दुक्का, लेकिन मैक्सिमम कहिए तो 99% जो ऐसे कंट्री हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के जो है अधीन रहे, गुलाम रहे हैं। तो इन कंट्रियों का एक समूह है जिसे ब्रिटिश एम्पायर
गेम के नाम दिया गया था पहले, बाद में इनका नाम जो है कॉमनवेल्थ गेम हो गया, है ना। कॉमनवेल्थ गेम में जो लेटेस्ट वाला हुआ है 22वां, 2022 में ये 22वां कॉमनवेल्थ गेम था, ध्यान रखेंगे। आगामी जो होगा ये 23वां कॉमनवेल्थ गेम होगा, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, है ना। 2022 में हुआ था, तो 2026 में जो है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा 23वां कॉमनवेल्थ गेम, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि रैंक से भी क्वेश्चन मैंने पूछते अभी 2-3 दिन पहले से ही देख रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाला 2022 में आपका कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये आपका 61 पदक प्राप्त हुए थे भारत को, जिनमें 22 गो गोल्ड था, 16 गो सिल्वर था, 23 गो जो है ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो ये चौथा पोजीशन हासिल किए थे। तो पहला पोजीशन पे कौन रहे थे आपका कॉमनवेल्थ गेम में इस बार वाला में, तो ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। इसके अलावा भारत की पोजीशन कौन, तो चौथा। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है, 1930 हैमिल्टन कनाडा से, ठीक है। इसके अलावा भारत कब भाग लेते हैं इसमें, तो 1934 में भाग लेते हैं। जिस प्रकार से आपने ओलंपिक में भी भारत को 1900 में भाग लेते हुए देखा है, 1896 में ही ओलंपिक चालू होता है लेकिन 1900 में भाग लेते हैं। दूसरा उसी प्रकार से 1930 में स्टार्ट लेकिन 1934 में भाग लेता है ना। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1951 से 1956, हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित कृषि पर विशेष बल दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ये सब बता रखा हूं इसलिए फास्ट चलता हूं। 1956 से 1961 भारी उद्योग पे बल दिया गया, विशेष करके दुर्गापुर, राउरकेला और जो है भिलाई, है ना। इसके अलावा पीसी महान लोबिस के मॉडल पर आधारित थे। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इसके अलावा योजना अवकाश का काल, ये ना 1966 से 1969 को कहा जाता है, इसमें कोई भी योजना नहीं बने पंचवर्षीय, है ना। इसके अलावा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, इसमें कुछ चुनिंदा काम हो, जैसे आपका इसरो की स्थापना हो गया, मुख्यालय बेंगलोर में है ना। भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1971 में, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया 1969 में, 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के समय। तो ये सब कुछ जो है आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है भाई, भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम नृत्य का एक पार्ट है अली रप्पू, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो सभी शास्त्र में सबसे पुरानी मानी जाती है। इसे भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र से लिया गया है, जिसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, लेकिन अगर शिव और ब्रह्मा दोनों है तो शिव को लगाइएगा आंसर, है ना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत प्लेयर है, आपके ऑप्शन में अलाउद्दीन खान दिया गया था, ये राइट आंसर है। बाद बाकी अमजद अली खान, अली अकबर खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, विश्वजीत राय चौधरी, ये सभी के सभी स्रोत के प्लेयर हैं। अब अन्य प्लेयर का जो है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। टीएच विनायक जो है घाटम से, तोताराम पखावज से, है ना। इसके अलावा मुकेश शर्मा राहुल शर्मा, है ना। मुकेश शर्मा सरोद से और राहुल शर्मा सितार से, अनुष्का शंकर सितार से, पंडित रविशंकर सितार से। इसके अलावा ना पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रे शिक्षा स्कीम किस मंत्रालय ने किस राज्य का है, ऐसा पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है, प्रे शिक्षा स्कीम। इसके अलावा नीति आयोग से एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्लियर नहीं है, फिर भी बता दूं 2015 में जो है स्थापना होता है। योजना आयोग का स्थान लेता है। प्रथम अध्यक्ष तो पीएम नरेंद्र मोदी हुए थे। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हुए थे। प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर जी हुई थी, एकमात्र जो है आपका महिला अध्यक्षा, मतलब सीईओ बनी अब तक। वर्तमान में सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं और बीवीआर सुब्रमण्यम जो है आपके सीईओ है नीति आयोग के अंदर। नीति आयोग गरीबी रेखा का आकलन भी करता है। नीति आयोग का उद्देश्य है जो है संघवाद की तरफ बढ़ना। ये सब जो है आपका थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में ध्यान आपको रखना है। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य से, तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का एक्स्ट्रा फैक्ट ऊपर में दे ही दिए हैं, दो कैरेक्टर कल पूछ दिया गया था। एर्जेंटम मतलब चांदी, भैया सब दिन बताते आए हैं कि टका जो इल्तुतमिश चलाए थे, टका है ना, सिक्का है ना, टका जो करेंसी चलाए थे एर्जेंटम के बने होते थे। तो इतना नहीं, मैं कभी चांदी नहीं बताया, हर दिन एर्जेंटम ही बताया, है ना। तो भाई एर्जेंटम के बने थे। तो एर्जेंटम मतलब क्या होती है, चांदी होती है। चांदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी आपसे पूछ रहे हैं। अब जिन बच्चे को वैलेंसी नहीं निकालना आता है तो ये तुरंत जो तो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन आप सीखने की कोशिश कीजिए। एक आध घंटे अगर कहीं से पढ़ेंगे किसी किताब वगैरह से, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही आप लिख सकते हैं किसी भी तत्व का, तो आप वैलेंसी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एर्जेंटम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 47। मान लीजिए किसी चीज का परमाणु क्रमांक छोटे से समझिए कि आपका जो है एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। तो अब इसको वैलेंसी कैसे लिखेंगे भाई, तो 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 6 2 8 2 10, है ना। और इसके अलावा 1s2 2s2 2p6 3s1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3s1 तो एक वो इसमें भी एक ही हो जाएगा वैलेंसी। इसी प्रकार से जो है आपको निकालना, जैसे मान लीजिए किसी का 7 है तो 1s2 2s2 2p6 होता है, लेकिन आपको चार तो आप ले लिए तो 3 ही बचा है ना साथ में, तो 2p3 हो जाएगा। तो इसमें जो है बाहरी कक्षा में आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। इसके अलावा
नहीं, 12वीं कक्षा में 3 नहीं होगा, लेकिन पी के साथ 3 ही आएगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से चलता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, इस प्रकार से चलता रहता है। शतरंज की गोटी किस कलर की होती है? सफेद और काला होता है, ये तो सभी जानते हैं, तो फ्री में नंबर देंगे भाई। इसके अलावा शतरंज की बोर्ड पे कितने घर होते हैं? 64 घर होते हैं, 32 एक कलर का, 32 दूसरे कलर का, है ना। कोनेरू हम्पी भारतीय शतरंज के खिलाड़ी, विश्वनाथ आनंद साहब शतरंज के मास्टर। भक्ति कुलकर्णी, इस बार का अर्जुन अवार्ड मिला है 2022 वाला शतरंज में। आर परागनंदा, इनको भी मिला है 2022 वाला अर्जुन अवार्ड, है ना। इसके अलावा जो है आपका ये खिलाड़ी तो हो ही गया। इसके अलावा कार्लस मैग्नस को ध्यान रखिएगा, ये भी शतरंज के नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, जिन्हें आर प्रागनंदा ने हराया था। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार कब किए थे? 1886 में कोलकाता के अंदर, है ना। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता, तीसरे का अधिवेशन की अध्यक्षता 1887 में कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी बने थे। तो दोस्तों ये थे आपके चतुर्थ शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरे दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी पहुंच जाए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों जो पेड पीडीएफ की जो क्लास चलाई जा रही है, वो क्लास आपको शाम को मिलती है। इनकी पेड क्या है भाई? तो क्लास तो फ्री है, यूट्यूब पे आपके पास वीडियो है। पहले अगर आप नमूना चाहते हैं पीडीएफ का, तो एक बार वीडियो भी देख सकते हैं। सेम पीडीएफ आपको मिलेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। बस ये जो एक आध जो प्रिंट मिस्टेक हो जाता है वो सब करेक्ट करके मिल जाएगा आपको, है ना। पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और ऐसे ऐसे आपको 57 पीडीएफ मिलेगा, मात्र कितने रुपए में? 25 रुपए में। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं कि वीडियो के साथ में पीडीएफ भी रिवीजन के लिए चाहिए मुझे, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वहां से क्लिक करके पीडीएफ वाले ग्रुप में ऐड हो जाए। बाद में एनालिसिस वगैरह की पीडीएफ सभी के सभी फ्री हैं, तो जिनको लगता है कि मुझे वो नहीं लेना है तो मत लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे एनालिसिस वाले से ही काम चल जाएगा तो कोई बात नहीं, है ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।